आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGPSC प्रीलिम्स 2019 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए 50 प्रश्नों पर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि 2012 से लेकर के 2020 तक CGPSC के प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको करवाने के लिए आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा जो है कुछ कारण से ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जो है मैंने इसको शुरू कर दिया है। इससे पहले मैंने CGPSC प्रीलिम्स 2020 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो मतलब फर्स्ट वाला वीडियो होगा, ये सेकंड 2019। इसके बाद हम 2018 का देखेंगे, 17 का देखेंगे, फिर 2016, ऐसे करके हम पीछे चलते चलेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं जो कि CGPSC प्रीलिम्स 2019 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको टेस्ट सीरीज के तौर पर भी देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके कुछ समय बाद आपको आंसर बताऊंगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन भी, मतलब क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा। आप किसी पेपर पर आंसर लिख सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप आंसर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आप जवाब देने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा करके जनजाति के पारंपरिक कार्य को पूछ रहा है। मतलब यहां ये बोल रहा है कि किस जनजाति का पारंपरिक कार्य बांस पर आधारित है, सीधा सीधा ये पूछ रहा है घुमा फिरा करके। तो जो कमार जनजाति है ये जो है टोकरी वगैरह बनाने का काम करती है, बांस से टोकरी चटाई वगैरह बनाने का काम करती है। मतलब इसका जो आजीविका है कमार जनजाति का वो बांस पर आधारित है। तो जनजातियों के पारंपरिक कार्य अक्सर CGPSC और CG व्यापम की परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा डिटेल में। तो इसका आंसर होगा कमार। अगला क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चक्रधर समारोह। लगभग हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है यहां से कुछ ना कुछ, क्योंकि जो चक्रधर समारोह है वह प्रतिवर्ष आयोजित होता है। नगर आपको बताना है, बड़ा आसान है, रायगढ़ जिले में जो रायगढ़ नगर है वहां पर जो है चक्रधर समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। रायगढ़ जो है किसी समय में रियासत हुआ करता था। यहां पर एक शासक हुए महाराजा चक्रधर सिंह है, जो कि कथक नृत्य को काफी प्रोत्साहित किया और खुद भी कथक नृत्य में पारंगत थे। तो ध्यान रखेंगे, चक्रधर समारोह को अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टराज अंभोज के लेखक कौन है? ये यहां गलती से आ गया है, माफी चाहूंगा। अष्टराज अंभोज, आप लोग आंसर देते रहिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं या अलग से किसी पेपर पर लिख सकते हैं। आपको आंसर जो है अपने आकलन के लिए देना है, ना कि किसी को दिखाने के लिए। तो अष्टराज अंभोज, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा मुझको भी ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट लगा। धानुलाल श्रीवास्तव, ये जो है CGPSC ने आंसर लिया है। मतलब कि अष्टराज अंभोज के लेखक धानुराज अंभोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो अगला है, खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? खिनवा ये एक आभूषण है, खिनवा आभूषण है। आभूषण मतलब जनजातियों के आभूषण, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये भी जो है याद कर लेना है। तो आपको बताना है कि ये जो खिनवा है शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो खिनवा पहना जाता है कान में। खिनवा कहां पहना जाता है? कान में। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में साथ में बताइएगा कि नाक में, गला में, अंगुली में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो आभूषण आपको देखना होगा, इससे जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो आपको बताना है कि किसी जनजाति में जो रसोई घर है उसको लाल बंगला कहा जाता है। तो उस जनजाति का नाम बताना है। देखिएगा क्या है ना कि ये जो जनजाति है अपने रसोई घर को, किचन को लाल रंग से पुताई करती है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर सफेद रंग से पुताई किया जाता है, या फिर किसी का कोई दूसरा चॉइस हो सकता है, लेकिन लाल जो है बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये लोग जो है अपने किचन को लाल रंग से
पोत देते हैं, लाल रंग से पुताई करते हैं। तो कौन सी जनजाति है भाई ये जो जनजाति है ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में भी चुनी गई है। तो ये है भोजिया जनजाति। भोजिया और पंडो जनजाति, इसको जो है राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो जो भुजिया जनजाति है उसमें रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। तो ध्यान रखना और आंसर देते चलिएगा आप लोग साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है बेलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ये भी काफी बार पूछा गया है। देखो सीजीपीएससी में ना छत्तीसगढ़ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर रिपीट होते ही रहते हैं, अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बेलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बैगा। बैगा जनजाति द्वारा बेलमा नृत्य किया जाता है। बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। एक बैगा है, दूसरी कमार है, तीसरी अबुझमाड़िया, चौथी पहाड़ी कोरवा, उसके बाद बिरहोर। वैसे ये क्रम ऐसा नहीं है जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो बैगा जनजाति बेलमा नृत्य। अगला क्वेश्चन है गहिरा गुरु किस जनजाति के थे। तो ये यहाँ मिस्टेक से आ गया। दरअसल मैंने अपना कीबोर्ड चेंज किया है, जहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन आना था ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया, इसी कारण से मैं बार बार यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूं, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। तो गहिरा गुरु किस जनजाति के थे ये आपको बताना है। संत गहिरा गुरु, संत गहिरा गुरु, इनके नाम पर अभी कुछ किसी चीज का इनका नामकरण हुआ है, आप लोग बताइएगा। तो ये कंवर जनजाति से थे। गहिरा गुरु किस जनजाति से थे, कंवर जनजाति से थे। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें पूछी जाती है। इसके अलावा जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो पहले जो भी नेता हुए वो अगर किसी विशेष जाति से आते हैं तो वो पूछा जाता है, जैसे कि शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति से थे। तो ये भी काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती है। तो गोंचा पर्व ये किस जनजाति किस संभाग की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो देखो जो गोंचा पर्व है ये बस्तर संभाग के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये भी काफी बार पूछा गया है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को। आषाढ़ ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे, मैं भूल गया, ये होगा जहां तक यही सही है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को ध्यान रखेंगे। ये भी काफी बार पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। रथोत्सव है, बस्तर क्षेत्र में रथोत्सव मनाया जाता है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को गोंचा पर्व बस्तर संभाग के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अबुझमाड़िया है, कमार है, बैगा है, पहाड़ी कोरवा है और जो 5वां है वो है बिरहोर। तो इन 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है ये आपको बताना है। तो देखिएगा बैगा, इसका आंसर होगा बैगा। इसकी जो जनसंख्या है लगभग 90,000 आप मान सकते हो, 90,000 89,000 के करीब, 89,000 मोटा माटी 90,000। तो बैगा जनजाति जो है लगभग 90,000 इसकी जनसंख्या है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 40,000 के करीब जो है पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग हैं। उसके बाद 26,000 कुछ है ये कमार, 26,000 कमार। उसके बाद अबुझमाड़िया का लगभग 22,000 है और बिरहोर जो है सबसे कम मात्र 3100, 3,100 के आसपास, या इसको हम लोग जो है 3,000 लेकर के चल सकते हैं। तो अब से पूछा गया कि किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, तो बैगा। आपसे पूछा जा सकता है कि किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, तब आप लोग लगाएंगे बिरहोर। बिरहोर की जनसंख्या कितनी है भाई, लगभग 3,100 या फिर 3,000 मोटा माटी आप लेके चल सकते हो। अगर आपको इसका बढ़ते से घटते क्रम देखना है तो सबसे अधिक बैगा जनजाति लगभग 89,000, दूसरे नंबर में पहाड़ी कोरवा 40,000, तीसरे नंबर में कमार 26,000, चौथे नंबर में अबुझमाड़िया 22,000 और सबसे आखिर में बिरहोर 3,000। तो ये भी आप लोग क्रम ध्यान में रखेंगे। हो सकता है इस बार ऐसा कुछ पूछेगा यहीं से, कोई नया चीज नहीं पूछेगा, वहीं से पूछेगा घुमा फिरा करके। अगला दिया हुआ है गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो भाई गोदना हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों में काफी महत्वपूर्ण है। शरीर में जो है टैटू जैसा वो बनवाते हैं, उसी को क्या गोदना कहा जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई टैटू में कोई बहुत बड़ी कलाकृतियां बनाते हैं, अधिकतर ना बिंदी बिंदी टाइप का बनाते हैं, कुछ इस टाइप से ऐसे बिंदी बिंदी और छोटा मोटा आकृति बनाते हैं। तो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा ओझा, इनमें से जो ओझा जनजाति है वो गोदना गोदने का काम करती है। इसके अलावा जो ओझा के अलावा ना हमारे छत्तीसगढ़ में जो बंजारा जाति के लोग हैं ये भी गोदना गोदने का काम करते हैं, बंजारा जाति के लोग। इसके अलावा एक और है कुंजर, कुंजर करके एक जाति है, वो भी जो है गोदना गोदने का काम करती है। बंजारा आप स्पेशल याद रखेंगे और ओझा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ये कब अस्तित्व में आया? देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी विभाग हैं, जो भी इस तरह की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी मतलब जो निजी प्राइवेट जो महत्वपूर्ण हैं, वो कब अस्तित्व में आया, उसका मुख्यालय कहां पर है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो है ना छत्तीसगढ़ वन विकास निगम ये 22 मई 2001 को अस्तित्व में आया था, 22 मई 2001। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डेट याद रखेंगे 22 मई 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया। तो इसी तरह से दूसरे विभागों के विषय में भी आप लोगों को जानकारी रखना होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। तो किसान शॉपिंग मॉल, ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने किसी वीडियो में लिया था शायद। तो किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है राजनांदगांव मंडी में, राजनांदगांव मंडी में। आप लोग साथ साथ में आंसर देते चलिएगा और आप लोग मिलान करिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। तो राजनांदगांव मंडी में पहले किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था? तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में जो धान है, हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है ना, धान काफी उत्पादित होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, और धान को जो है समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। तो धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जो व्यवस्था है इसको कंप्यूटरीकृत कब किया गया, ये आपको बताना है। मतलब कि कब से हमारे छत्तीसगढ़ में ये सब जो व्यवस्था है कंप्यूटरीकृत हुआ है। तो इसका आंसर होगा 2007-08, 2007-08। तो इस तरह की चीजें भी पूछती है सीजीपीएससी, तो ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पुराना हो गया, नहीं पूछेगा, पूछा जा सकता है। ये 2019 का पेपर है ना, जो कि फरवरी 2020 में हुआ था, तो उतना भी पुराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस स्थान पर है, मतलब किस क्रम पर है? तो भाई वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का देश में क्या स्थान है, यह आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, मतलब मध्य प्रदेश जो है वनों के मामले में देश में सबसे प्रथम स्थान पर है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर आता है हमारा छत्तीसगढ़, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, तो यह किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? मतलब इस बैंक का कर्ता धर्ता कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधीन यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है 2019 के एग्जाम के हिसाब से करंट का टॉपिक था। हालांकि अभी भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मतलब यहां पर जो है आपको डाटा पूछ रहा है 2018 का, अभी जो 2021 में जो एग्जाम होगा फरवरी 2022 में, तो उसमें जो है 2020 का डाटा पूछ सकता है। तो ये वाला डाटा आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसका आंसर दे सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। देखो समझने की कोशिश करिएगा, वर्ष 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से
कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है। मतलब कि सभी स्रोतों में क्या क्या आ जाएगा, नहर आ जाएगा, नहर, उसके बाद नलकूप भी आ जाएगा, नलकूप, इसके बाद तालाब आ जाएगा, उसके बाद कुआं आ जाएगा। इन्हीं सब चीजों से सिंचाई होती है ना, नहरों से, नलकूप से, तालाब से, कुआं से। तो इन सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में, मतलब इन सभी से जो है सिंचाई किया गया, तो इनमें नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है 2018 की स्थिति में। तो आप लोग तुक्का लगा सकते हो। कैसे तुक्का लगा सकते हो, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर सिंचाई जो है नहरों से किया जाता है, ये हम लोग पढ़ते हैं ना। उसके बाद दूसरा स्थान नलकूप का है। तो यहां पर आप लोग जो है कुछ ऑप्शन को हटा सकते हो। ये जो है नहीं हो सकता है, तुक्का से आप हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, रह गया ये दोनों। तो इसका आंसर है 29%। और लगभग इसी के आसपास जो है ये वाला डाटा रहता है। तो ये क्रम भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज्यादा सिंचाई जो है नहरों से, दूसरे स्थान पर नलकूप से, तीसरे स्थान पर तालाब से, चौथे स्थान पर कुआं से। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला भी मतलब डाटा जो है नया पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आज के डेट में भी पूछा जा सकता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो नई औद्योगिक नीति है, इसका अवधि क्या है। तो इसका अवधि है भाई 2019 से 2024। ध्यान रखेंगे, जो नई औद्योगिक नीति है 2019 से 2024 के लिए है। 5 वर्ष के लिए होती है औद्योगिक नीति, 5 वर्ष, जैसे हमारी सरकार होती है ना 5 वर्ष, उसी टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है भाई खनिज प्रधान देश है। विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, टीन मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। मतलब कि देश में सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में वह खनिज पाया जाता है। कोयले की अगर बात करें तो ये लगभग 17 या फिर 18%, लगभग 17 पॉइंट कुछ है, मोटा माटी 18% हमारे यहाँ पाया जाता है देश के कुल कोयला भंडार का। अगर लौह अयस्क की बात करें तो ये भी लगभग 18.5 या 19, मतलब 19 के आसपास आप मान के चलो, 19, 19.5, 19.59 कुछ होना चाहिए, 19.5 हम ले लेते हैं। पूरे देश में जितना भी कोयला भंडार, लोहा भंडार है, उसका 19.5% हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उसके बाद टीन की अगर हम लोग बात करें ना, टीन की, तो ये लगभग 35% हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। पूरे देश के टीन भंडार का 35% हमारे देश में है, और ये बहुत ज्यादा होता है। चूना पत्थर तो भाई लगभग 4 या 5, 4.9 कुछ है, उसको हम लोग 5 पकड़ लेते हैं, मतलब हाँ 5, 4.9% कुछ है, तो ये 5 इसको पकड़ा जा सकता है पूरे भारत का। तो सबसे ज्यादा जो है टीन अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा टीन अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कोयला में शायद तीसरा चौथा कुछ होना चाहिए। आप लोग मुझे बताइएगा कि कोयला के मामले में, लोहे के मामले में, चूना पत्थर के मामले में भारत में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है। बाकी टीन अयस्क के मामले में भारत में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। ध्यान रखेंगे, टीन अयस्क के मामले में छत्तीसगढ़ का भारत में प्रथम स्थान है। पूरे भारत का 35%, 35.83%, हाँ 35.83% ये जो टीन है हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। ध्यान रखेंगे, तो ये सबसे ज्यादा है। तो प्रथम स्थान है टीन के मामले में। बाकी कोयला, लोहा और चूना, इसमें भारत में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको बोला जाता है पीएम, प्रधानमंत्री कृषि KSY, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो हमारे छत्तीसगढ़ की किस सिंचाई परियोजना को PMKSY में सम्मिलित किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आज के डेट में भी पूछा जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। टोटल पूरे भारत में ना शायद 99 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो हमारे यहाँ से जो रायगढ़ में जो केलो सिंचाई परियोजना है, उसको इसमें शामिल किया गया है, ये ऑप्शन के हिसाब से।
तो केलो परियोजना को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा खारंग परियोजना, मनियारी परियोजना भी PMKSY में सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा केलो परियोजना रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई। तो कृषक जीवन ज्योति योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये लागू हुई थी भाई 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को यह लागू हुआ था, कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना, ध्यान रखेंगे ऐसे पुरानी चीजें भी जो है पूछी जाती है, मतलब पुराना है नहीं पूछेगा ऐसा नहीं, आपको देखना होगा सबको। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। तो बॉक्साइट खनिज किस जिले में उपलब्ध है ये आपको बताना है। तो खनिज किस जिले में प्राप्त होता है, किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखना ये कोंडागांव से मिलता है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से कोंडागांव। वैसे कोंडागांव में जो बॉक्साइट है उसका उत्खनन वगैरह भी मेरे ख्याल से शुरू नहीं हुआ है, नए नए वहां पर पता चला है। बाकी बॉक्साइट के मामले में जो जसपुर वाला क्षेत्र है, कोरबा वाला क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन भाई कोरबा जसपुर कब तक पूछेगा, आप जो नए नए जगहों से खनिज प्राप्त हो रहे हैं उनके बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर हम रायपुर की बात करें तो यहाँ पर चूना पत्थर बहुत मिलता है, दुर्ग में भी चूना पत्थर बहुत मिलता है। धमतरी में क्या मिलता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कोंडागांव से जो है बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो है केंद्र सरकार की योजना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये भाई किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये संचालित किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मतलब ये इसका आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरे यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दे दिया क्या मैंने, ठीक है कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त कौन है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा TP शर्मा, जस्टिस TP शर्मा। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं। माफी चाहूंगा मैंने चौथा ऑप्शन यहां नहीं दिया है, तो TP शर्मा ध्यान रखेंगे लोकायुक्त अभी भी वही है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनावों के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो पंचायती राज से और नगरीय निकाय, इससे जो है क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। कभी कभी तो 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनाव में आयोजन से संबंधित, मतलब कि नगरीय निकाय का जो आयोजन है उससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, यह आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर आप थोड़ा सा भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा इसको बनाना। अब देखिएगा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पंचायती राज को, नगरीय निकाय को संविधान में, संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ये तो जरूर याद होगा कि जो पंचायती राज है, नगरीय निकाय है, वो अनुच्छेद 243 में है। 243 क ख ग घ च छ ज झ ये ऐसा चलते जाएगा, उसी में जो है पूरा है। अनुच्छेद 243 में जो है पंचायती राज नगरीय निकाय पूरा उसी में है, उसके अलावा और कहीं नहीं है। तो हाँ, नीति निर्देशक तत्वों में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोग जो है कुछ ऑप्शंस को स्किप कर सकते हो, जैसे कि 248 ख, ये तो नहीं हो सकता, 248 में ये नहीं है, ये 243 में है। उसके बाद देखिएगा 243 क, इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। 241 ग, इसमें भी नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन जो है ऐसे ही निकल लिए अगर आपको ये थोड़ा सा भी पढ़ा है। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा सा और पढ़ा होगा तो आप लोगों को इतना तो याद होगा कि जो 243 क है इसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। देखो अगर कोई पढ़ता है ना तो ये शुरू में ये पहला वाला है, तो ये तो लगभग अधिकतर बच्चों को याद होता है कि 243 का ग्राम सभा से संबंधित है। तो भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वाला जो प्रावधान है ना, मतलब नगरीय निकायों के चुनावों में आयोजन संबंधी व्यवस्था करने का जो प्रावधान है, ये किस संविधान, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 243 य क,
243 य क, या इसको हम लोग अंग्रेजी में जेड ए ये भी बोल सकते हैं। तो ये जैसे दिया है ना 243 क, तो वैसे ही ये जो है आगे बढ़ते बढ़ते क ख ग घ च छ ज ज ऐसे जाता है, वो य तक जाएगा, फिर य में भी जो है ना क ख ग घ ऐसा है। तो 243 य क या फिर अंग्रेजी में 243 जेड ए, इसमें जो है ये वाला प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो राज्य सरकार है वो जो है बहुत सारा पैसा लगाती है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर दूसरी सरकारी कंपनियां हैं वो लोग भी पैसा लगाती हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो इसका आंसर सीजीपीएससी ने लिया है ये, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर ये लिया गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों की अधिसूचना कब जारी हुई? तो भाई 2020 में चुनाव हुए ना, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी मार्च में शायद चुनाव हुए, पंचायती चुनाव। तो उस चुनाव के लिए, उस चुनाव के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो ये जो एग्जाम हुआ था सीजीपीएससी 2019 का, वो फरवरी 2020 में हुआ था। तो उस समय के हिसाब से ये करंट का टॉपिक था। तो इसका आंसर क्या लिया गया है? 23 दिसंबर 2019। हाँ, ये 23 दिसंबर 2019 को जो है ये वाला मतलब अधिसूचना जारी हुआ था पंचायती राज चुनाव का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ? अच्छा, एक चीज है इस वाले में ना, जो 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम में ना जो योजना है उससे काफी सारे क्वेश्चन बने थे। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ ये आपको बताना है। तो भाई गणतंत्र दिवस 2019, गांधी जयंती 2019, स्वतंत्रता दिवस 2019 या सुशासन दिवस 2019। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जयंती के दिन। कब हुआ था? गांधी जयंती 2019, मतलब कि 2 अक्टूबर 2019 को ये जो मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना है इसकी शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 2019। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? तो स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए एक तो रायपुर का चयन हुआ है, नवा रायपुर मतलब अटल नगर, इसका चयन हुआ है। उसके बाद इसका भी चयन हुआ है, मतलब बिलासपुर का भी, मतलब इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इन सभी नगरों का चयन जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षीय जिलों के रूप में चुने गए हैं? तो आकांक्षीय जिले ये जो है केंद्र सरकार की योजना है। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को आकांक्षीय जिलों के रूप में चुना गया है ये आपको बताना है। तो आकांक्षीय जिलों में ना जो बस्तर संभाग के सभी 7 जिले, बीजापुर को जो है काफी बार आकांक्षीय जिलों के मामले में काफी पुरस्कार वगैरह भी मिला है। तो बस्तर संभाग का 7 जिला, बस्तर के 7 जिले, ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं 7 जिला। एक तो बस्तर खुद हो गया, उसके बाद कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये टोटल 7 जिले। इसके बाद राजनांदगांव ये 8वां हो गया। उसके बाद महासमुंद, ये आपका 9वां हो गया, महासमुंद। फिर कोरबा, ये 10वां हो गया। टोटल जो है 10 जिले आकांक्षीय जिलों के रूप में चुने गए हैं। तो आंसर क्या होगा? स। जिलों के नाम भी याद रखेंगे। अभी इसमें बढ़ोतरी हुआ है या नहीं ये मैं थोड़ा सा जो है चेक नहीं कर पाया हूं, लेकिन उस समय के हिसाब से 10 जिलों को आकांक्षीय जिलों के रूप में चुना गया था। तो आप लोग मुझे इसमें अपडेट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने संविधान को थोड़ा सा भी ठीक ठाक पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। छत्तीसगढ़ी भाषा, ये गढ़ नहीं होना था, गढ़ी होना था। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई है? तो भाई हमारे संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं सम्मिलित है?
8वीं अनुसूची। तो इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची। टोटल 22 भाषाएं हैं ना, तो उसी में जो है छत्तीसगढ़ी को भी शामिल करने की मांग की जा रही है लगातार। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना 2017-18 के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये उस समय के हिसाब से करंट का क्वेश्चन था और इसका आंसर लिया गया है प्रियंका बिस्सा। तो इस तरह से जो सम्मान वगैरह है ना, जैसे कि अभी 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस था, राज्योत्सव मनाया गया, तो उस समय जो है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार वितरित किए गए। तो वो भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको किसी भी न्यूज़पेपर में वो सारी जानकारी आपको मिल सकती है, या फिर यूट्यूब में भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे जो टीचर हैं उन लोगों ने उसको अपलोड किया हुआ है, तो वो भी जो है अक्सर पूछा जाता है। तो इस तरह के जो भी सम्मान वगैरह है उसको आप अच्छे से देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर के सम्मान हो या फिर राज्य स्तर के सम्मान। अगला क्वेश्चन है, महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव, महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया है? तो भाई अभी जो मैं बोल रहा था ना, 1 नवंबर को राज्योत्सव के दिन राज्य अलंकरण वितरित किया गया है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पुराना वाला है, तो ये आपके लिए उतना काम नहीं आएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को, रुक्मणी चतुर्वेदी। तो अभी जैसे कि मैं बोल रहा था ना कि अभी जो इस साल जो भी राज्य अलंकरण वितरित किए गए हैं उसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, याद कर लीजिएगा, उसमें से पूछा जा सकता है। मतलब कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा लेकिन यहां पर डाटा जो है अलग हो सकता है। तो देख लीजिएगा राज्य अलंकरण। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो गांव देहात में जो हाट बाजार लगते हैं वहां पर जो है क्लिनिक लगाया जाएगा। जिस दिन हाट बाजार होगा उस दिन जो है डॉक्टर वहां पर जाएंगे, क्लिनिक लगाएंगे और लोगों का उपचार करेंगे। तो ये वाली जो योजना है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, ये कब आरंभ की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2019। यहां एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधिकतर जो योजनाएं हैं ना वो किसी महापुरुष में भी हमारे जो गांधी जी हैं उस पर अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो तो वो अधिकतर गांधी जी के जयंती पर किसी भी योजना को शुरू करती है, तो ध्यान रखना। वैसे बाकी दूसरे महापुरुषों के जयंतियों पर भी शुरू किया जाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में देखा गया है कि गांधी जी की जयंती पर योजनाओं को या फिर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करते हैं। तो ये वाली योजना जो है 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था। पीछे भी हम लोगों ने कोई योजना देखा ना जो कि 2 अक्टूबर को ही शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है ये आपको बताना है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य जो वर्तमान समय में स्वरूप में है ना इस तरह से, तो ये किस अधिनियम का परिणाम है? तो भाई राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो ये 1956 में आया था और इसके तहत हमारे भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसके तहत हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग बना। लेकिन भाई ये तो पुरानी बात हो गई ना, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? वर्ष 2000 में, 1 नवंबर 2000 को। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा बोल रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश अधिनियम। भाई राजस्थान कहां से आ गया? उसके बाद अगला दिया है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, तो यही आपका आंसर होगा। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। मतलब कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 का परिणाम है हमारा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरीय वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। तो सरभपुरीय वंश के शासकों की राजधानियां कौन कौन सी थी ये आपको बताना है। तो प्रसन्नपुर ये था भाई, प्रसन्नपुर वर्तमान समय में मल्हार को बोला जाता है। एक राजा था प्रसन्न मात्र, उसके द्वारा इस नगर को बसाया गया था। सरभपुर ये भी इनकी राजधानी थी। प्रवरपुर इस टाइप का कोई नगर नहीं था जहां तक, तो ये तो नहीं है। सिरपुर भी इनकी राजधानी थी। तो यहां पर 1 2 4 ये आपका उत्तर होगा। तो देख लेते हैं 1 2 4, 1 2 4 मतलब ये जो स है ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वीदेव प्रथम। तो आप लोग भी साथ साथ में आंसर दे रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो इसका कथन को पढ़िए, मतलब जो कथनों को पढ़ना है और कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, सत्य वाला कथन आपको पहचानना है। तो देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। नहीं, ये जो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर है ना, ये रतनपुर में नहीं बनवाया गया था, ये तुम्बाड़ में बनवाया गया था। तुम्बाड़ जो कि कलचुरियों की पहली राजधानी थी। तो भाई पहला वाला जो कथन है ये तो हो गया गलत, जो सत्य है वो बताना है ना। अगला दिया है, उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था, तो ये भी गलत है। अगला दिया है, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। हाँ भैया ये तो सही है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है स, ये आपका उत्तर होगा। अगला भी देख लेते हैं, उसने सुवर्णपुर पर अधिकार कर लिया। सुवर्णपुर ना ये उड़ीसा के किसी भाग को कहा जाता था, लेकिन इसने सुवर्णपुर पर अधिकार नहीं किया। जाजल्लदेव प्रथम ने सुवर्णपुर पर अधिकार किया। ध्यान रखेंगे, जो जाजल्लदेव प्रथम था उसने सुवर्णपुर पर अधिकार किया, न कि पृथ्वीदेव प्रथम ने। तो ये भी गलत होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? स, ये वाला जो है आपका आंसर सही होगा। सकल कोसलाधिपति की इसने उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो आपको जो है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये बताना है। टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमि दान एवं उसका अर्थ। तो देखिएगा, प्राचीन काल से ही भारत में भूमि दान दिए जाने की प्रथा प्रचलित है। भूमि दान में दिए जाने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था भाई? तो सातवाहन शासकों ने इसको शुरू किया था ना। उसके बाद गुप्तों ने बहुत सारे भूमि दान के रूप में दिए। तो ये चीज जो है आगे भी चलता रहा। जब मुस्लिम शासक आए वो भी जो है भूमि दान के रूप में दिया करते थे, मराठे भी भूमि दान के रूप में दिया करते थे। और दान में दिया जाने वाला भूमि जो है वो अलग अलग प्रकार का होता था। तो वही आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित है। इस तरफ जो है दान में दी गई भूमि है और इस तरफ उसका अर्थ है। पहला दिया हुआ है मोकासा। मोकासा जो है ना ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव होता था, ये सही है। उसके बाद धर्मदान, ये धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, धर्म मतलब धार्मिक कार्यों के लिए। अगला दिया है देवदान, मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव, मतलब कोई मंदिर बनवाना है या फिर कहीं पर कोई मंदिर है उसके खर्चे के लिए, तो ये इस तरह का दान दिया जाता था, ये भी सही है। अगला दिया है नामनुक, कमाविसदार को दान में दिया गया गांव। भाई कमाविसदार को क्यों देंगे गांव दान में? तो यही वाला जो है गलत है। कमाविसदार ये परगना का प्रमुख अधिकारी होता था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि परगना पद्धति की शुरुआत किसने की थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ड। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ शासक दिया हुआ है, दूसरे तरफ उनके समय में हुआ कार्य। तो आपको जो है सुमेलित करना है, जोड़ी बनाना है। तो देख लेते हैं भाई। पहला दिया है कमलराज। कमलराज ये जो है ना अपने कलचुरी वंश के प्रारंभिक शासकों में था कमलराज। तो इसके समय में क्या हुआ था? इसके समय में इसने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया। तो उत्कल मतलब उड़ीसा, तो पहला का हो जाएगा 4, मतलब ए का हो जाएगा 4। उसके बाद दिया है जाजल्लदेव प्रथम। इसके समय में कौन सी घटना हुई थी? तो जाजल्लदेव प्रथम ने ना चक्रकोट जो बस्तर है उसके राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था। तो ये हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा 1। तो जाजल्लदेव प्रथम ने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था। उसके बाद अगला दिया है रत्नदेव द्वितीय। इसने जो है गंगा राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। ये अनंत वर्मन है, यहाँ पर ये लगना था। तो इसने जो है अनंत वर्मन को पराजित किया था। तो ये सी का हो जाएगा 2। उसके बाद है जाजल्लदेव द्वितीय। इसने त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। त्रिपुरी जो वहाँ के कलचुरी शासक थे, त्रिपुरी में कलचुरी शासक, उसने जो है मतलब त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह ने आक्रमण कर दिया इसके ऊपर, जिसको कि इसने विफल कर दिया। तो इसका हो जाएगा 3। तो आंसर क्या होगा आपका? 4 1 2 3। 4 1 2 3। अरे इसका कूट बनाना भूल गया, माफी चाहूंगा, इसका कूट मैं बनाना भूल गया। 4 1 3 2 इसका आंसर होगा। 4 1
2-3, 4-1-2-3 था ना, हाँ 4-1-2-3 ये वाला लास्ट में आएगा, हाँ 4-1-2-3 ये इसका आंसर था। माफी चाहूंगा, मैं इसका कूट बनाना भूल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के डौंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया। तो ये जैसा क्वेश्चन था वैसे ही मैंने इसको लिखा है। सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि डौंडी लोहारा में जो किसान सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व करता कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। अच्छा, यहां पर ना सीजीपीएससी में जो आंसर है सरयू प्रसाद अग्रवाल लिया गया है, लेकिन मैंने जहां तक खोजा तो उसमें नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ही आंसर दिखा रहा है, और ये पहले भी पूछा गया है तो वहां नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ही लिया गया है। यहां पर वली मोहम्मद ये भी सहयोगी के रूप में थे, हालांकि ये भी सहयोगी हो सकते हैं, ये भी वहां शामिल हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ही सही होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल डौंडी लोहारा में किसान सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, कब बबा मरही त कब बरा चुरही, इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है। तो भाई इस वाले लोकोक्ति को ना मैंने एक बार पूछा था, तो ये आपको बताना है इसका सही विकल्प, मतलब इसका सही अर्थ क्या होगा। कब बबा मरही त कब बरा चुरही, बबा का मतलब होता है बाबा, मरही का मतलब होगा मरेगा, त का मतलब होगा तो, बरा का मतलब बड़ा, जो दाल वगैरह से जो बड़ा बनता है वो, चुरही मतलब होता है पकना या पकना या पकेगा, मतलब कि कब बाबा मरेगा और कब बड़ा पकेगा, ये कुछ इस तरह का कहावत है, लोकोक्ति है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, कार्य की अनिश्चितता, मतलब कि कब होगा क्या होगा, इस टाइप से, कार्य की अनिश्चितता, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबद्ध माना गया है। तो भाई इसका आंसर है, आप लोग साथ साथ में आंसर देते रहिएगा, तो इसका आंसर होगा रीवा। इसका आंसर क्या होगा, रीवा। यह क्षेत्र जो है लोरिक चंदा गाथा से संबद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। मांड और महानदी, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल बसा हुआ है, यह आपको बताना है। तो भाई यहां पर चंद्रपुर नामक, ये जो दोनों नदियां हैं ना, चंद्रपुर नामक नगर में एक दूसरे से मिलते हैं, और यहीं पर है चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। तो चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है मांड और महानदी के संगम पर। वहीं शिवरी नारायण, यहाँ पर भी शिवनाथ महानदी का संगम होता है। उसके बाद राजिम में पैरी सोंढूर महानदी का संगम होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है। गंगा दशहरा, इसको जो है हमारे छत्तीसगढ़ में गंगा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशमी, ये जो है गंगा मैया के धरती पर अवतरित होने के खुशी में मनाया जाता है। मतलब कि जो गंगा मैया है वो पहले शिव जी की जटाओं में थी ना, फिर शिव जी जो है उनको धरती में अवतरित करते हैं, तो कुछ उसी टाइप की कथा है। तो धरती में गंगा मैया के अवतरित होने के उपलक्ष्य में इस पर्व को मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में इसको मनाया जाता है, क्योंकि जो सरगुजा का जो भाग है वो गंगा अपोहा तंत्र के से लगा हुआ है, गंगा अपोहा तंत्र के अंतर्गत आता है और गंगा नदी से काफी निकट भी है। तो उस क्षेत्र में जो है गंगा दशमी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब प्रश्न है कि भाई किस माह और किस तिथि में मनाया जाता है। तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी को यह पर्व मनाया जाता है, गंगा दशहरा या गंगा दशमी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना अनुसार राजस्व गांवों की संख्या कितनी है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से विलोपित हो गया था। इसमें आंसर मैंने चेक किया तो 20,279 कुछ आ रहा है, 20,279, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है कुछ अलग अलग दिया हुआ है, तो ये विलोपित हो गया था। तो 20,279 कुछ है 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्व गांवों की संख्या। यहाँ ग्राम पंचायत नहीं पूछा है, राजस्व ग्राम पूछा है। अच्छा, एक स्थान पर ना राजस्व गांव अगर मैंने देखा तो 4-5 हजार कुछ ऐसा दिखा रहा था, लेकिन 20,000 के आसपास होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है देवरानी जेठानी का मंदिर छलके क्या क्या कर दिया मैंने ये देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? तो आपको बताना है देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? ये बिलासपुर जिले में स्थित है ना। देवरानी जेठानी का मंदिर बिलासपुर जिले में स्थित है, लेकिन भाई यहाँ तो जिला पूछा नहीं है, सीधा स्थान पूछा हुआ है। तो ये ताला गांव में स्थित है। बिलासपुर के ताला गांव में देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। देवरानी जेठानी का मंदिर शिव मंदिर है, ये भी ध्यान रखेंगे। शिव भगवान का मंदिर है, ये शिव जी से समर्पित, और ये गुप्त काल में निर्मित है, गुप्त काल में निर्मित है। और अगर छत्तीसगढ़ के किसी राजवंश का काल अगर हम लोग देखें तो सरभपुरी है, सरभपुरी वंश, गुप्त वंश, उनके समय में यह बना हुआ है। मतलब भारत में गुप्तों का शासन था, छत्तीसगढ़ में सरभपुरी वंश का शासन था। उस समय जो है देवरानी जेठानी का मंदिर बनाया गया, शिव मंदिर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो भाई अभ्यारण्यों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोमर्दा अभ्यारण्य कहां पर है भाई? रायगढ़ में है गोमर्दा अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो भाई जो गौरलाटा चोटी है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है ना, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये बलरामपुर जिले में है। कहां पर है? बलरामपुर जिले में है। अब किस पाट में है ये पूछा जा रहा है, किस पाट में है? तो सामरी पाट में है, ध्यान रखेंगे ये सामरी पाट में है। 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, बलरामपुर जिला पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात, तो भाई ये जो है अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी में है। ये जहां तक, हाँ ठीक, हसदो नदी में है अमृतधारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ब्योंकोजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। तो देखो छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले मराठा शासक थे वो थे बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है ब्योंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ का शासक बना करके भेजा जाता है। लेकिन जो ब्योंकोजी भोसले थे वो बोलते हैं भैया मैं नागपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वो जो है क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत कर देते हैं। मतलब कि अपने तरफ से वो जो है सूबेदार नियुक्त करना शुरू कर देते हैं, छत्तीसगढ़ को नीलाम करते हैं। जो सबसे ज्यादा राजस्व वसूल करके देने का वायदा करता उसको छत्तीसगढ़ की सूबेदारी मिलती थी। तो यहां पर ये सारे सूबेदार जो है नियुक्त हुए। तो यहां पर मेरे ख्याल से इनका क्रम बताना होगा, इनके कार्यकाल को निर्धारित करने वाला उत्तर चुनिए। मतलब इनका क्रम बताना है। तो देखो सबसे पहले थे महिपत राव दिनकर, तो ये सबसे पहले आ जाएंगे 4 नंबर। उसके बाद विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद, मतलब ये उल्टा चलेगा। फिर उसके बाद बीकाजी गोपाल, भिकाजी गोपाल, ये ऐसे 4 3 2 1 ये आपका आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। तो इसका आंसर होगा आपका 4 3 2 1, मतलब स, ये जो है स आपका उत्तर होगा। ये पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? तो भाई गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे ना, तो उसी के संबंध में कुछ कथन दिया हुआ है। आपको सत्य कथन का पहचान करना है, मतलब कि 3 गलत है 1 सही है। पहला दिया है, महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए। अभी मैंने बोला ये दिसंबर में आए थे, 20 दिसंबर, तो ये वाला कथन गलत है। अगला दिया है, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो यही कथन सही होगा। हम लोग आगे भी देख लेते हैं। उन्होंने कंडेल ग्राम में जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों को समर्थन किया। नहीं, वो कंडेल गांव नहीं गए, मतलब जब वो यहाँ पहुंचे, रायपुर पहुंचे, तब तक भाई कंडेल नहर सत्याग्रह सफल हो चुका था। तो वो जाकर के किसका समर्थन करते, क्योंकि आंदोलन तो समाप्त हो चुका था, सफलता मिल चुकी थी। तो ये जो है गलत है, उनके आने से पहले ही आंदोलन जो है सफल हो चुका था। उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन में समर्थन देने के लिए प्रार्थना की। नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ब। उन्होंने जो है लोगों से असहयोग आंदोलन में समर्थन के लिए
समर्थन प्राप्त करना चाहा, तो ब उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना विलोपित हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिया हुआ है। मैं इसका जो है ना सही आंसर खोजना चाह रहा था, लेकिन समय नहीं था क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करनी थी। देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको देखिए अपने हिसाब से, और कौन सी घटना हुई थी नहीं हुई थी ये आप लोग बताइएगा। मैं जो है इसको अगले किसी वीडियो में इसको अच्छे से खोज खाज करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है विलोपित भी होते हैं, लगभग हर बार एक दो क्वेश्चन विलोपित होता ही है। तो इसका कूट कुछ इस तरह से था, देख लीजिए आप लोग, और ये कुछ इस तरह से इसके जो है कथन दिए हुए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के समय। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में मतलब आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता था। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें आपको डाउट लगता है या मैंने कोई गलती की है, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसके बाद आगे जो है ना सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में छत्तीसगढ़ से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग देखेंगे, फिर 2017, फिर 2016, इस तरह से। तो वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।